A disciplined mind leads to happiness and success, while an undisciplined mind leads to suffering. Hello, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Legal World. In the series of Constitution of India, I have discussed various parts एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इससे पहले मैंने आपको रिवीजन सीरीज जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे स्टार्ट की थी, मैंने फर्स्ट 8 पार्ट्स आपको डिस्कस कर चुकी हूँ. और जैसे कि मैंने आपको उसको एक क्विक रिवीजन लेते हुए आगे के पार्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा भारत का संविधान है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. और इसके अंदर आप जब देखते हैं तो लगभग आप देखते हैं कि देर आर मोर देन 470 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यदि आप देखते हैं ज़्यादा मतलब कम से कम 470 से अधिक आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स and 12 schedules are there in the constitution. And apart from this, there are about 107 amendments act which have taken place. यदि आप देखते हो कम से कम आपके 107 लगभग अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम आ चुके हैं. तो इसी के संबंध में मैंने आपको पार्ट्स और आर्टिकल्स के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की थी. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब पार्ट 1 की आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने आपको याद रखने की एक ट्रिक बताई थी. जब वो पार्ट 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले देश आएगा. तो पार्ट 1 डील्स विद द स्टेट्स एंड यूटीज, एंड पार्ट 2 डील्स विद द, जैसे ही देश आया तो उसके अंदर नागरिक आएंगे. तो पार्ट 2 डील्स विद द सिटीजनशिप. तो जब पार्ट 1 की बात करते हो तो उसके अंदर आर्टिकल है 1 से लेकर 4 तक जो देश की बात कर रहे हैं. पार्ट 2 मैंने जब बताया आपको सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता संबंधी प्रावधानों की बात करता है. आर्टिकल 5 to 11, 5 से लेकर 11 तक आपके पार्ट 2 से डील करते हैं. एंड पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट. अब देश आ गया, नागरिक आ गए, अब नागरिकों को कुछ अधिकार चाहिए तो पार्ट 3 के अंदर आपके अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है. इसके बाद मैंने आपको बताया था पार्ट 4 डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPSP. मीन्स वहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है कि राज्य जब भी कोई नीतियाँ बनाएगा तो किन निर्देशों को ध्यान में रखेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देश आया, देश के बाद नागरिक आए, नागरिक के बाद नागरिकों के अधिकार आए. अब नागरिकों के पास अधिकार आ गए, नेचुरली कि अब स्टेट को कुछ नीतियाँ बनानी पड़ेंगी. तो वो जो स्टेट नीतियाँ बनाएगा तो उनके लिए किन निर्देशों को ध्यान में रखेगा, उसका पार्ट 4 डिस्कस करता है. इसके अलावा मैंने आपको बताया था पार्ट 4A जो ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में ऐड किया गया था 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा. और यहाँ पर मैंने बताया था कि देश का आया, देश के बाद नागरिक आए, उसके फंडामेंटल राइट्स आए, फिर स्टेट की ने पॉलिसी बनाई. अब जहाँ पे अधिकार होंगे तो नेचुरली वहाँ पे कर्तव्य भी होंगे, तो वहाँ पे मौलिक कर्तव्य डाले गए पार्ट 4A के अंदर. तो वो मैंने आपको बताया 42वें संशोधन के द्वारा. और जब आप देखते हो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने आपको बताया था जब आप इसके अंदर ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती थी. बट एट प्रेजेंट देर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. 11 फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 2002 के अंदर 86वां संशोधन अधिनियम लाकर उसके द्वारा ऐड की गई थी. तो ये आपको याद रखना है. इसके बाद मैंने आपको बताया जब पार्ट 5 की बात करते हैं तो पार्ट 5 डील्स विद द यूनियन. पूरे देश की बात कर रहा है कि पूरे देश का ढांचा कैसे कैसे तैयार होगा. पूरे देश के लिए एक प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, राज्यसभा, लोकसभा, इसके हाउसेज होंगे पार्लियामेंट के. तो ये सब बातें की गई है आपके यूनियन के अंदर. और उसके लिए मैंने आपको बताया पार्ट 5 डील करता है. और आर्टिकल मैंने आपको बताया, आर्टिकल आपके रहेंगे 52 से लेकर 151 तक. तो ये आपको ध्यान रखना है कि 52 से लेकर 151 तक जो आर्टिकल है वो पार्ट 5 से डील करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं. इसके बाद जब आप देखते हैं पार्ट 6 जो है वो आपकी स्टेट्स की बात करता है. और स्टेट्स के अंदर आर्टिकल आप लेंगे 152 से लेकर 237 तक पार्ट 6 डील करता है. और वो पूरे वो स्टेट की बात कर रहा है, राज्यों की बात कर रहा है कि राज्यों का ढांचा कैसे तैयार होगा, राज्यों के अंदर कौन कौन अथॉरिटी काम करेगी. जैसे आपको पता है कि राज्य के अंदर गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है. तो वो सारी बातें. और आपको जब कोर्ट की बात करते हैं तो राज्यों के लिए सबसे बड़ी हाई कोर्ट होती है. तो दीज आर ऑल डिस्कस्ड अंडर द पार्ट 6. वो स्टेट्स के अंदर डिस्कस की गई है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक. यहाँ तक आपको मैंने बताया था. इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पार्ट 7 है दैट वाज इंक्लूडेड आर्टिकल 238, जिसके अंदर आर्टिकल 238 आता था, उसको अब हटा दिया गया है. दैट हैज़ बिन ओमिटेड.
फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको हटा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं आगे से डिस्कस करने वाली, डेट इज द पार्ट 8। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 8, यदि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले देश आया, देश के अंदर फिर पार्ट 2 के अंदर नागरिक आए, नागरिक के बाद तीसरे उनके अधिकार दिए गए, उसके बाद स्टेट ने पॉलिसीज बनाई पार्ट 4 के अंदर, फिर पॉलिसीज के बनाने के बाद पार्ट 4A के अंदर उनको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई, जो अधिकार थे, कर्तव्य थे। और पार्ट 5 के अंदर मैंने आपको बताया पूरे देश की बात की गई। फिर उसके बाद पार्ट 6 के अंदर स्टेट्स की बात की गई। और फिर पार्ट 7 के अंदर जो स्टेट का दूसरा भाग था उसको हटा दिया गया है। और पार्ट 8 के अंदर अब रह क्या गया, जब आपने देश की भी बात कर ली, स्टेट्स की भी बात कर ली, अब आपके पास रह गई यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे पार्ट 8 जो है वो डील करता आपकी यूटीज से। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे देश के अंदर आपको पता है कि कुल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि पार्ट 8 जो है वो यूटी से डील करता है, क्योंकि 8 यूटीज है हमारे देश के अंदर। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट यदि हम देखते हैं तो टोटल मिला के 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है। तो 8 यूटीज का मतलब 8 पार्ट 8 जो है वो यूटी से डील करता है। इस तरह से ध्यान रखना आपने। तो पार्ट 8 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक, 239 से लेकर 242 तक जो आर्टिकल है वो आपके भाग 8 से डील करते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम 239 की बात करते हैं, दैट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, वो ये कहता है कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनके अंदर मतलब किस तरह से उनके अंदर अथॉरिटीज कार्य करेंगी। पार्ट इसके अंदर 239A डील्स विद द क्रिएशन ऑफ द लोकल लेजिस्लेचर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ बोथ द, मतलब जो यूटीज होती हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती है, उनके अंदर लोकल लेजिस्लेचर का कैसे क्रिएशन होगा, कैसे उनकी बनावट होगी, उनके अंदर कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो डील करती हैं 239A के अंदर। 239A यदि हम बात करते हैं AA की, तो 239AA डील्स विद स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। वो दिल्ली के संबंध में, दिल्ली जो आपको पता है कि एट यूटी हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो उसके संबंध में स्पेशल प्रावधान बनाए गए हैं दिल्ली के संबंध में। तो पार्ट 239AA deals with the special provisions relating to the union territory Delhi. And if we talk about the 239AB, तो वो प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वो ये बात करता है कि यदि किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर, किसी भी यूटीज के अंदर यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो जाती है, मीन संविधान का ढांचा वो काम नहीं कर पा रहा संविधान के अनुसार, तो ऐसी स्थिति में कैसे उसके अंदर इमरजेंसी प्रावधान लागू किए जाएंगे। जैसे भी आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 प्रकार की इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है। आपने पढ़ा है ना, आपने 252 से लेकर 256 तक जो आर्टिकल, 260 तक जो आर्टिकल है वो आपके इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित थे। 352 से 360 तक। तो 352 के अंदर आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी की बात की गई थी। तो वहाँ पे 356 के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात की गई थी, और 360 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात की गई थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई थी। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो तीनों तरह की जो इमरजेंसी थी वो हमारे देश और उसके बारे में बात कर रही थी कि देश के अंदर इमरजेंसी कैसे लागू होगी, राज्यों में कैसे इमरजेंसी लागू होगी। परंतु यदि यूटीज की बात करते हैं तो उसके अंदर स्पेशल प्रावधान है, यहाँ पर आप देखेंगे 239 आर्टिकल के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 239A दिल्ली के संबंध में मैंने आपको बताया। 239A की बात करते हैं तो वहाँ पे लोकल लेजिस्लेचर का कैसे गठन होगा किसी भी यूनियन टेरिटरीज के अंदर, उसकी बात की गई। 239AA दिल्ली के संबंध में स्पेशल प्रावधान बना रहा है। 239A भी यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर रही है किसी यूनियन टेरिटरीज में, तो वहाँ पे क्या प्रावधान लागू होंगे उसके संबंध में बात करता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात करता है। इफ वी टॉक अबाउट द 239B, दैट इज विद द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू प्रोमिगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। यदि किसी यूटीज के अंदर लेजिस्लेचर का गठन, मतलब लेजिस्लेचर सही से कार्य नहीं कर पा रहा है, यदि वो वहाँ पर मतलब एक तरह से लोकसभा भंग हो गई, जैसे आप कहते हैं ना लोकसभा भंग होना, तो यदि विधानसभा वहाँ की भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ऑर्डिनेंस जो पास करने की जो पावर है उसके संबंध में बात करता है। तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस कैसे पास किए जाएंगे, तो पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। जिस समय लेजिस्लेचर कार्य नहीं कर रहा है, यदि वहाँ पे कानून लाना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेंस कैसे पास किया जाएगा किसी भी यूटीज के अंदर, उसके संबंध में प्रावधान बनाए गए 239B के अंदर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द 240, दैट डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक द रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूटीज।
कुछ यूटीज के संबंध में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, हमारे राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो कुछ रेगुलेशन वहाँ पे पास कर सकते हैं, कुछ रेगुलेशन बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। तो उसके संबंध में आपकी जो आर्टिकल है वो है 240। इफ यू टॉक अबाउट द 241 दैट डील्स विद द हाई कोर्ट फॉर द यूटीज, वो यूटीज के अंदर हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है 241 के अंदर। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 242 दैट हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हटा दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल जो पार्ट 8 है वो 239 से लेकर 242 तक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 242 तो हटा दिया गया है, आपको ध्यान रखना है 239 से। तो 239 यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, 239 है क्रिएशन ऑफ द लोकल लेजिस्लेचर इन द यूटीज, यूटीज के अंदर कैसे यूनियन मतलब जो वहाँ पे लेजिस्लेचर है उसका गठन कैसे होगा, विधायिका का गठन कैसे होगा, इसकी बात की गई है। इफ वी टॉक अबाउट द 239 ए, वो दिल्ली के संबंध में स्पेशल प्रोविजन बनाता है। 239 ए भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यदि किसी भी यूटीज के अंदर फेल हो जाती है तो वहाँ पे क्या प्रावधान रहेंगे। 239 भी वहाँ पे ऑर्डिनेंस पास करने की पावर दी गई है, यदि वहाँ पे लेजिस्लेचर कार्य नहीं कर पा रही है किसी भी यूटीज के अंदर, उस समय यदि ऑर्डिनेंस लाना जरूरी है, किसी कानून को लाना जरूरी है, तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बताई गई है कि वो ऑर्डिनेंस कैसे पास किया जाएगा। और 240 बात करता है कि यदि किसी भी यूटीज के संबंध में यदि जो प्रेसिडेंट है उसको पावर दी गई कि वो स्पेशल कुछ मतलब रेगुलेशन पास बना सकते हैं, वो ही कैन मेक द रेगुलेशन इन केस ऑफ दैट यूटीज, वो यूटीज के संबंध में कुछ रेगुलेशन पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और 241 हाई कोर्ट की बात करता है कि यूटीज के अंदर हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा, एंड 242 हैज बीन ओमिटेड। तो ये आपको ध्यान रखना पार्ट 8। तो पार्ट 8 डील्स विद द यूटीज, इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया। 8 यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यदि आप देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो 8 यूटीज जो है, तो इस तरह से पार्ट 8 जो है वो यूटी से डील करता है। तो दिस इज द सिंपल वे टू लर्न, ये आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 9 डील्स विद द पंचायती सिस्टम। आपको भी पता है कि हमारे देश के अंदर जो पंचायती सिस्टम है वो बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुसार लाया गया था बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पार्ट 9 डील्स विद द पंचायती सिस्टम, और इसके संबंध में आपको ये भी पता होगा कि शेड्यूल जो है, शेड्यूल 11, शेड्यूल 11 डील्स विद द पंचायत, ये भी आपको ध्यान रखना साथ साथ। तो पार्ट 9 और शेड्यूल 11 दोनों के दोनों पंचायत से डील करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 9 दैट डील्स विद आर्टिकल 243 ए से स्टार्ट करना है आपको। ए से स्टार्ट करते हुए यदि लगातार आपको जाना है ओ तक, तो 243 ए टू 243 ओ डील्स विद द पंचायत, और 243 पी से लेकर आपको जेड टी तक वो म्यूनिसिपैलिटी से डील करते हैं। और जेड टी के बाद जो बाकी जो आर्टिकल है आप देखेंगे तो वो पूरे के पूरे आपके जेड एस तक वो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करते हैं। इस तरह से आपको इसको डिवाइड करना है 243 को। तो मैंने आप सबसे पहले आपको बताया पंचायती राज की बात की, तो 243 जो है वो आर्टिकल जो है वो डील करता है पंचायत से, पार्ट 9। और शेड्यूल मैंने आपको बताया शेड्यूल 11 जिसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट बाय मतलब 11 शेड्यूल वाज एडेड इन केस मतलब किसके संबंध में, पंचायत के संबंध में। और पार्ट 9 हमारा डील करता है वो भी पंचायत से डील करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 243। तो 243 गिव्स द डेफिनेशन, वो डेफिनेशन बता रहा है केवल अब। और 243 ए की बात करते हैं तो दैट डील्स विद द ग्राम सभा, वो ग्राम सभा की बात करता है। 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, वो पंचायत के गठन की बात करता है कि पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, संविधान कैसे होगा। 246 सी कंपोजिशन ऑफ द पंचायत, पंचायत के सदस्यों का गठन मतलब कंपोजिशन कैसे होगा, क्या कौन कौन सदस्य उसके अंदर शामिल होंगे, कितने सदस्य होंगे, इसके संबंध में 243 सी बात करता है। 243 डी रिजर्वेशन ऑफ द सीट, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पंचायत के अंदर 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो ये सारे जो प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो महिलाओं की बात करें या SC ST की बात करें, जितने भी रिजर्वेशन की बात की गई है वो 243 डी के अंदर बात की गई है पंचायत के संबंध में। 243 ई ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, वो ये बताता है कि पंचायत का ड्यूरेशन कितने साल का होगा। 243 एफ क्वालिफिकेशन मतलब डिसक्वालिफिकेशन, कौन से मेंबर ऐसे होंगे जिनको जो क्वालिफाई नहीं होंगे पंचायत का मेंबर होने के लिए। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप डील्स विद द 243 एफ। 243 जी बात करता पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत, कि जो पंचायत सिस्टम होगा, पंचायत की जो मेंबर्स होंगे उनकी क्या पावर्स होंगी, क्या अथॉरिटी होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। दीज आर डेल्ट अंडर द 243 जी।
243H deals with the power to impose taxes by the funds of the पंचायत, कि पंचायत के फंड के ऊपर कितने मतलब किस जो टैक्स को इम्पोज करने की जो पावर है, कितने टैक्स इम्पोज किए जा सकते हैं, ये उसके पावर के संबंध में बात करता है। 243I डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंस कमीशन के गठन की बात करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन को यदि हम रिव्यू करना चाहते हैं तो उसके संबंध में फाइनेंशियल कमीशन का कैसे गठन किया जाएगा पंचायत के अंदर, वहाँ पे 243I डील करेगा। जे डील करेगा ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द पंचायत, पंचायत के अकाउंट का ऑडिट करवाया जा सकता है, इसके संबंध में 243J डील करता है। 243K डील्स विद द पंचायत के इलेक्शन ऑफ द पंचायत। 243L डील्स विद द एप्लीकेशन टू यूटीज, अप्लीकेशन मतलब के संबंध में बात कर रहा है कि यूटीज के को इसको अप्लीकेशन दी जा सकती है। एंड 243M डील्स विद द पार्ट नोट टू अप्लाई टू सर्टेन केसेस, वहाँ पे 243M के अंदर कुछ ऐसे पार्ट बताए गए जिनके ऊपर मतलब सर्टेन एरियाज के ऊपर के बारे में बात की गई है जहाँ पे ये जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होंगे। 243N डील्स विद द कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, वो पंचायत के कुछ एग्जिस्टिंग लॉज की बात कर रहे हैं जो कंटिन्यूएंस में रहेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द 243O डील्स विद द पार्ट टू इंटरफियरेंस बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स, कि वो ये कहता है कि जब भी इलेक्शन होंगे पंचायत के उसके अंदर जो कोर्ट्स है वो इंटरफियर नहीं कर सकती, इलेक्शन बिल्कुल फेयर होंगे, उसके अंदर किसी का इंटरफियरेंस नहीं होगा। इफ यू टॉक अबाउट द 243P तो वो आपके म्यूनिसिपलिटी से डील करेंगे। तो मैंने आपको बताया 243A से स्टार्ट करते हुए 243O तक वो पंचायत के गठन की बात कर रहे हैं, पंचायत के संबंध में बात कर रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना है, 243A से 243O पंचायत से डील करते हैं, जिसको बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा लाया गया था। टू 9th पार्ट एंड 11th शेड्यूल डील्स विद द पंचायत। तो 243A से आपको स्टार्ट करना और O तक जाना है। ए में ग्राम सभा की बात की गई है, बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत की बात की गई है, सी के अंदर कंपोजिशन की बात की गई, पंचायत के अंदर कौन कौन मेंबर होंगे, और डी के अंदर रिजर्वेशन की बात की गई है। DG से आप याद रख सकते हैं कि डी रिजर्वेशन किया गया है। ई के अंदर ड्यूरेशन और पंचायत का ड्यूरेशन कितना होगा। F के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन, कौन मेंबर डिस्क्वालीफाई होंगे, पंचायत का मेंबर नहीं हो सकते। जी के अंदर पावर अथॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत की बात की गई है। एच के अंदर पावर टू इम्पोज टैक्सेस की बात की गई है कि पंचायत के अंदर कौन कौन से टैक्सेस इम्पोज किए जा सकते हैं। आई के अंदर कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, कि यदि फाइनेंशियल पोजीशन को हम रिव्यू करना चाहते हैं तो वहाँ पे फाइनेंस कमीशन के गठन की बात की गई है। जे के अंदर उसके पंचायत के अकाउंट्स के ऑडिट की बात की गई है। के अंदर इलेक्शन ऑफ द पंचायत के संबंध में बात करता है। एल जो है वो अप्लीकेशन टू यूटीज की बात करता है। एम जो है वो ये कहता है कि कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे। एंड बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ एंड द पंचायत, मतलब वहाँ पे एग्जिस्टिंग कानून जब पंचायत के ऊपर लागू होंगे। और वो जो है वो बार करता है, वो ये कहता है कि पंचायत के जब इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स, पंचायत के इलेक्शन में भी कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता। वहाँ पे पंचायत के इलेक्शन भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली कंडक्ट किए जाएंगे। तो दीज आर ऑल डेल्ट विद द पंचायत सिस्टम 243A to 243O, ये आपको याद रखनी है। इफ यू टॉक अबाउट द 243P, मैंने आपको बताया पी से स्टार्ट करना है आपको, और पी से स्टार्ट करते हुए आपको इसके अंदर ZG तक जाना है। तो आपको ध्यान रखना है पी से स्टार्ट करते हुए ZG तक, ये सारे के सारे म्यूनिसिपलिटी की बात करते हैं। तो म्यूनिसिपलिटी के संबंध में मैंने आपको बताया 243P to 243ZG। तो पी से आपको स्टार्ट करना है। पी में सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले डेफिनेशन ही दी मिलेगी, जैसे उसके अंदर 243 में डेफिनेशन थी, यहाँ पे 243P के अंदर डेफिनेशन है कि म्यूनिसिपलिटी का की डेफिनेशन क्या होगी। 243Q डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूनिसिपलिटी। 243R डील्स विद द कंपोजिशन, बिल्कुल देखो सेम बिल्कुल सीरीज वही की वही चल रही है। एंड 243S डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द वार्ड कमिटीज, वहाँ पे कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है वार्ड कमिटीज के। 243T रिजर्वेशन की बात कर रहा है, म्यूनिसिपलिटी के अंदर रिजर्वेशन कैसे कैसे दिया जाएगा। और आपको भी पता होगा कि चाहे वो पंचायत हो या म्यूनिसिपलिटी हो, दोनों के अंदर 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, और इवन SC ST के लिए भी कई रिजर्वेशन का प्रावधान उसमें किए गए हैं। तो वो सारे के सारे रिजर्वेशन के संबंध में टी बात करते हैं 243T। इफ यू टॉक अबाउट द 243U डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ द म्यूनिसिपलिटी का गठन कितने समय के लिए होगा, ड्यूरेशन की बात करता है। वी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है कि मेंबर्स के कौन कौन मेंबर डिस्क्वालीफाई होंगे, कौन मेंबर म्यूनिसिपलिटी के मेंबर नहीं बन सकते। 243W deals with the power, authority and responsibility of the municipalities,
पावर, अथॉरिटी और म्यूनिसिपलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है। एक्स के अंदर पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय द फंड्स एंड म्यूनिसिपलिटीज, वहाँ पे टैक्सेस के संबंध में बात की गई, म्यूनिसिपलिटी के संबंध में कौन कौन से टैक्स इम्पोज किए जा सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द 243 डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे सीरीज बिल्कुल सेम वही सीरीज है जो पंचायत सिस्टम में आपकी चल रही थी। जैसा आपने बिल्कुल नोट करके देखना इस चीज़ को, बिल्कुल सेम सीरीज चल रही है। देखो पहले डेफिनेशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कंपोजिशन, फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द वार्ड कमिटीज, फिर रिजर्वेशन ऑफ द सीट, फिर ड्यूरेशन ऑफ द म्यूनिसिपलिटी, फिर डिस्क्वालिफिकेशन, कौन मेंबर डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। उसके बाद डब्ल्यू में आ गया पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपलिटीज। एक्स में आ गया पावर टू इम्पोज टैक्सेस, कौन से टैक्स इम्पोज किए जा सकते हैं। एंड वाई के अंदर फाइनेंस कमीशन के गठन की बात की गई है। और इसके बाद बात करते हैं जेड की, तो वो ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स की बात की गई, म्यूनिसिपलिटी के अकाउंट्स का ऑडिट करवाने की बात की गई है। जेड ए डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द म्यूनिसिपलिटीज, म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन की बात की गई है। जेड बी अप्लीकेशन टू यूटीज की बात की गई है। एंड जेड सी डील्स विद पार्ट, कौन से ऐसे पार्ट है जो इन कुछ एरियाज पर अप्लाई नहीं होंगे। एंड जेड डी डील्स विद द कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के संबंध में कमिटीज की बात की गई है। एंड पार्ट जेड जी डील्स विद द कमिटीज फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के संबंध में कमेटी की बात की गई है। जेड एफ डील्स विद द कंटिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड म्यूनिसिपलिटीज, कि एग्जिस्टिंग लॉज का कंटिन्यूस कब तक वो लागू हो पाएंगे, और उसके म्यूनिसिपलिटी के संबंध में वो सारी बातें की गई है। और जेड जी जो लास्ट सेक्शन है, दैट डील्स, दैट लास्ट आर्टिकल डील्स विद द पार्ट टू इंटरफेयर बाय द कोर्ट्स इन द म्यूनिसिपलिटी इलेक्शंस। यदि म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। जैसे कि आपको पता है कि जेड वहाँ पे 243 जो पंचायत का था, वो लास्ट वाला जो आर्टिकल था वो भी यही बात कर रहा था कि कौन से, यदि पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। सिमिलरली in the last article of the municipality, that is that G deals with the bar to interfere with the by the courts in the municipality elections। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से जब आप देखते हैं पार्ट 9B, आपको 9 के अंदर 9 पार्ट 9A और 9B। 9 मैंने आपको बताया था पंचायत, 9A मैंने आपको बताया म्यूनिसिपलिटी, एंड 9B डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। इसी तरह से सीरीज आपको यहाँ भी देखनी है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो जेड एच से स्टार्ट करना और जेड एस तक जाना है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। जेड टी तक, तो जेड टी तक आपके जितने भी आर्टिकल हैं वो आपके डील करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो जेड एच से स्टार्ट करना है और जेड टी तक जाना है। तो जेड एच से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज गिव द डेफिनेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो वहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। जेड आई की बात करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कैसे होगा, इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। जेड आई की बात करते हैं तो जेड जे की बात करते हैं तो नंबर एंड टर्म्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड ऑफिस बियरर्स, कितने नंबर मेंबर्स वहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, उसकी बात की गई है। जेड के डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड का गठन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा। इफ जेड एल डील्स विद द सुप्रेसेशन एंड सस्पेंशन ऑफ द बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट, सो मतलब वहाँ पे सस्पेंशन की बात की गई कि बोर्ड को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, इंटरिम मैनेजमेंट को कैसे सस्पेंड किया जा सकता है या फिर सुप्रेसेशन किया जा सकता है। इफ यू टॉक अबाउट द जेड एम डील्स विद द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अकाउंट्स का भी ऑडिट करवाया जा सकता है। जेड एम डील्स विद इट। इफ यू टॉक अबाउट द जेड एन, दैट डील्स विद द कन्वेनिंग ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग, कि जनरल बॉडी मीटिंग का किस तरह से की जाएंगी, कैसे उनको चलाया जाएगा। जेड ओ डील्स विद द राइट ऑफ द मेंबर्स टू गेट इंफॉर्मेशन, वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार है। आरटीआई एक्ट आपको पता है कि आरटीआई एक्ट भी आ चुका है, तो उसका संबंध में प्रावधान किया गया जेड ओ के अंदर। एंड जेड पी डील्स विद द रिटर्न फाइल करने के संबंध में है। एंड जेड क्यू डील्स विद द ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, यदि वो गलत कार्य करते हैं तो उसके संबंध में ऑफेंसेज और पेनल्टीज की बात की गई है। जेड आर डील्स विद द एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड जेड एस डील्स विद द application to UTs, and last that T deals with the continuance of the existing laws, कि वहाँ पे existing laws का continuance कब तक रहेगा in case of cooperative society। तो these are dealt with the cooperative societies। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। जेड, यहाँ से जेड से मैंने आपको स्टार्ट करा, जेड एच से स्टार्ट करते हुए जेड टी तक जाना है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करते हैं। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो जो आर्टिकल 243 है इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 243 का मैंने आपको स्टार्ट किया था, 243A से स्टार्ट किया था, और 243A से O तक तो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले पंचायत की बात की गई थी पार्ट 9 के अंदर, और पार्ट 9A मैंने आपको बताया था म्यूनिसिपलिटी। तो O के बाद के जो आर्टिकल थे P से स्टार्ट किया था, और P से स्टार्ट करते हुए आपको मैंने बताया था P से जो स्टार्ट किया था, और
वहाँ पे आपको सारे के सारे मैंने आपको बताए थे म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहे थे ZR तक, और ZH से मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं। तो ZH से लेकर ZT तक डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट 9 है, जो आपको ध्यान रखना है। तो पार्ट 9 के अंदर 9A और 9B, ये पूरा का पूरा पार्ट 9 डील करता है। तो यहाँ मैंने आज आपको पार्ट 8, जो आपको मैंने बताया था यूटीज की बात कर रहा है। अब आपने देश की, जैसे आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पहले देश की बात करी पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 6 के अंदर आपने स्टेट्स की बात करी, पार्ट 7 आपका खत्म कर दिया गया, उसको छोड़ दो। और पार्ट 8 की बात मैंने करी यूटीज की बात, जैसे कि बताता है 8 यूटीज और 80 पार्ट 8 जो वो यूटी से डील करेगा। पार्ट 9 जब आपने सबकी बात कर ली, नेचुरली क्या पंचायत पे आएंगे आप। तो पार्ट 9 आपकी पंचायत से, फिर 9 ए आपकी म्यूनिसिपलिटी से, और पार्ट 9 भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द पार्ट 10। मैं पार्ट 10 से डील करने वाली हूँ आगे। आप इसको पूरे अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर सब्जेक्ट के अंदर, हर कंपटीशन के अंदर ये लिया ही जाता है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, यदि इस वीडियो को सुनने के बाद भी, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.